नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं खबर विस्तार से, जहां मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी जानकारी सबसे पहले दे देते हैं, क्योंकि महंगाई की मार मध्य प्रदेश एक बार फिर झेल रहा है। सांची फेडरेशन ने दूध के दाम बढ़ा दिए, फिर महंगा हो गया सांची का दूध, 2 रुपए बढ़ गया दूध का दाम। देखिए, सांची के सभी 13 प्रोजेक्ट में सांची ने 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। 200 ml और 160 ml टोन मिल्क के रेट में नहीं हुई है बढ़ोतरी, बाकी सभी चीजों में बढ़ोतरी की गई है दामों में। तो देखिए वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि टोन मिल्क आता है 200 ml का और 160 ml का, उसमें बस बढ़ोतरी नहीं हुई है। बाकी 13 प्रोडक्ट में 2 रुपए की बढ़ोतरी सांची दूध ने कर दिया। सांची फेडरेशन की तरफ से दूध के दाम बढ़ा दिए गए। विवेक पांडे मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, एक बार फिर से महंगाई की मार झेल रहा है और एक बार फिर से दूध के दाम बढ़ गए हैं। देखिए रसिका, मध्य प्रदेश में लगातार दूध के रेट में बढ़ोतरी हुई है और सांची फेडरेशन ने एक बार फिर 2 रुपए रेट बढ़ाए हैं। और इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि जो सांची की पैकिंग की जाती है उसमें कॉस्टिंग बढ़ी है और यही कारण है कि कॉस्टिंग का जो बोझ है अब वो जनता को उठाना पड़ेगा। और ये कहा गया है बाकायदा कि 2 रुपए 13 प्रोडक्ट में बढ़ाए गए हैं। हालांकि टोन्ड मिल्क और जो 200 ml का दूध का पैकेट होता है उसमें रेट में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। लेकिन एक बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में लगातार दूध के दामों को लेकर अक्सर सांची पे सवाल उठते रहे हैं, गुणवत्ता को लेकर भी। लेकिन अचानक इस रेट को बढ़ाए जाने से तमाम सारे लोग विवेक, हम देखते हैं कि जब मध्य प्रदेश में या फिर कहीं पर भी एक प्रोडक्ट का दाम बढ़ता है तो दूसरे भी प्रोडक्ट के दाम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि पहला भी देखा गया कि अगर सांची ने अपने रेट बढ़ाए तो दूसरे भी जो मिल्क प्रोडक्ट के जो ब्रांड्स है वो भी अपने रेट बढ़ाने शुरू हो जाते हैं। तो इससे तो जनता को कहीं ना कहीं ये महंगाई का मार झेलना ही पड़ेगा, अगर वो सांची नहीं किसी और कंपनी का दूध लेते होंगे तो। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले सांची ने शुरुआत कर दी है तो मध्य प्रदेश में और भी कंपनियां हैं, सौरभ है, अमूल है, ये तमाम सारी जो कंपनियां हैं प्राइवेट सेक्टर की, वो भी सांची का हवाला देते हुए ग्राहकों को जो रेट है वो बढ़ा दिए जाएंगे। इससे न सिर्फ ग्राहक परेशान होंगे बल्कि उनकी जो रोजमर्रा की दूध के दाम है उनका उससे बजट भी बिगड़ सकता है। रसिका, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो चले खबरों में बढ़ते आगे, महासमुंद की बात कर लेते हैं। महासमुंद में वाहन चालानी और वाहन चालकों को टोल टैक्स फ्री करने की मांग ने अब रफ्तार पकड़ ली है और कांग्रेस विधायकों के समर्थन के बाद अब युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा भी आज समर्थन देने सरायपाली टोल गेट पर पहुंचे और साथ ही आंदोलनकारियों को समर्थन देने की बात कही। आंदोलन के समर्थन में सरायपाली के व्यापारी संघ ने गुरुवार को शहर बंद का आह्वान किया। इसके साथ ही टोल टैक्स माफ करने की मांग को चैंबर ऑफ कॉमर्स, व्यापारी संघ, ट्रक एसोसिएशन, किराना व्यापारी संघ, अधिवक्ता संघ के साथ साथ अलग अलग यूनियन का भी समर्थन मिल रहा है। वहीं संजय चौधरी 15 जुलाई से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनका कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। दरअसल नेशनल हाईवे NH 53 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के महासमुंद में दोनों टोल गेट में जिले वासियों को टोल टैक्स देना होता है, लेकिन ओडिशा के बरगढ़ के टोल गेट में जिले वासियों का टोल टैक्स फ्री है। वहीं दुर्ग जिला के अंजोरा स्थित टोल गेट में भी दुर्ग जिले के CG07 की गाड़ियों का टोल फ्री है। अब महासमुंद में टोल टैक्स फ्री करने की मांग जोर पकड़ती दिखाई दे रही है। हमें एक आंदोलन के रूप में लेके जाना है। धन्यवाद। मांग जायज है। यहाँ दिन में लोग 3 बार 4 बार गुजरते हैं, व्यापार के दृष्टिकोण से जाते हैं। किसानों का खेत है आजू बाजू में, जितने बार जाते हैं उतने बार टैक्स लिया जाता है, जबकि नियम यह है कि 24 घंटे में एक बार टैक्स लिया जाना चाहिए। नितिन गडकरी जी का भी कई बार आते रहता है लेकिन कोई पालन नहीं होता है। भ्रष्टाचार का जड़ है ये, जो भी आवाज़ उठाता है उसको 10-20 गाड़ी फ्री कर देते हैं। आम आदमी परेशान है। हमारी मांग है कि CG06 के जितने भी वाहन है सबको छूट दिया जाए। महासमुंद परमिट के जितने भी वाहन है, लोकल जो निवासी हैं उनके जितने भी परमिट महासमुंद से परमिट वाहन है उनको सबको टोल टैक्स से मुक्त किया जाए। नहीं, आगे अगर प्रशासन के अगर कोई रिस्पांस नहीं आता है तो फिर हम लोग आगे की रणनीति बनाकर बृहद रूप में आंदोलन करेंगे। टोल जो ऐसी होती है जहाँ पर लोकल जिले को छूट दिया जाता है। अगर आप नजर डालेंगे राजनांदगांव में या रायपुर में, मैं खुद रहता हूँ दुर्ग में, जहाँ पर वहाँ जिले को गाड़ी छूट जाती है। लेकिन उल्टा देखने को मिल रहा है कि सरायपाली टोल में यहाँ के स्थानीय लोगों को जो दिन में टोल को 5 बार क्रॉस करते हैं, 5 बार अपने खेत जाते हैं, व्यापार में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, अपने धंधे पानी में जाते हैं, उनसे बार बार पैसा वसूला जा रहा है। तो जिले के जुड़न जनता की मांग को लेकर हम समर्थन देने पहुंचे हैं।
और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जयशंक नायक मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जयशंक, वहां पर अभी स्थिति क्या है? अभी भी प्रदर्शन चल रहा है क्या? क्योंकि उनकी तो मांग यही है कि अगर आप टोल टैक्स माफ नहीं करेंगे तो हम आंदोलित होते रहेंगे। रफीक, देखिए 11 जुलाई जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जो है वाहन चालक बैठ गए हैं और आज भी आंदोलन जारी है। और उनका साफ तौर पर एक ही मांग है, कहना है कि जब तक टोल टैक्स माफ नहीं होता तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। और 18 तारीख को चक्का जाम करने की भी रणनीति जो है आंदोलनकारी बना रहे हैं। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विजन 2047 को लेकर डॉक्यूमेंट्री तैयार किया जा रहा है। इसके संबंध में आज संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में युवा, महिला, किसानों और प्रबुद्ध जनों से संवाद किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया, साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में, और समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2047 में छत्तीसगढ़ कैसा होगा, इसे लेकर राज्य नीति आयोग ने डॉक्यूमेंट तैयार की है। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047 ये विजन डॉक्यूमेंट बनाने की घोषणा बजट सत्र में बजट भाषण के दौरान हमारी सरकार की ओर से मैंने किया था और 1 नवंबर को इस विजन डॉक्यूमेंट को छत्तीसगढ़ राज्य की जनता जनार्दन को समर्पित किया जाएगा। तो ये विजन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बहुत तरह के एक्टिविटी राज्य नीति आयोग के माध्यम से किया जा रहा है। पार्टिसिपेटरी अप्रोच में सबकी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए एक बेहतर विजन डॉक्यूमेंट बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आने वाले वर्षों और दशकों में जो भी सरकारें रहेंगी 2047 तक, जो भी मुख्यमंत्री मंत्री रहेंगे, उनको भी सबको एक लाइट मिल सके। तो देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार विजन 2047 को लेकर डॉक्यूमेंट्री तैयार कर चुकी है और इसके संबंध में आज संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में युवा, महिला, किसानों, प्रबुद्ध जनों से संवाद किया जाएगा और इनसे संवाद करके ये समझा जाएगा कि 2047 में छत्तीसगढ़ के विकास की रफ्तार क्या होगी, छत्तीसगढ़ का विजन क्या होगा, 2047 का छत्तीसगढ़ कैसा होगा। तमाम विषयों पर इन लोगों से चर्चा की जाएगी। तमाम दिग्गज में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम के शुरुआती दिन और आखिरी दिन में शामिल होंगे। और साथ ही हम आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया है। ज्यादा जानकारी के साथ खोमन साहू इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। खोमन, 2047 का छत्तीसगढ़ कैसा होगा, इसको लेकर डॉक्यूमेंट्री तैयार कर ली गई है और कई मायनों में खास हो जाता है क्योंकि अलग अलग वर्गों के लोगों को भी वहां पर बुलाया गया है। किस तरीके से विजन तैयार होने वाला, क्या प्लानिंग है सरकार की ओवरऑल, खोमन बताइएगा। देखिए रसिका, प्लानिंग यही है कि कैसे विकसित छत्तीसगढ़ को विकासशील छत्तीसगढ़ बनाया जाए और यही कारण है, चाहे महिलाओं की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए या बुद्धिजीवियों की बात की जाए या अधिकारियों की बात की जाए, सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। सभी लोगों से जो विज़न है उसको बताया जाएगा। उसके बाद उनसे भी सलाह लिया जाएगी कि वो 2047 में छत्तीसगढ़ को कैसा देखना चाहते हैं। चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात करूँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करूँ या रोड, सड़क या अन्य तरह की जो सुविधाएं छत्तीसगढ़ में होनी चाहिए, उसको लेकर यही कारण है कि सुबह 10 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ है और शाम 4 बजे तक चलेगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी अभी शामिल होने वाले हैं। इसका शुभारंभ वित्त मंत्री ने कर दिया है। अब ये डॉक्यूमेंट तुरंत पूरा बनाया जाएगा। इसके बाद जो है 2047 को लेकर और भी ऐसे आने वाले दिनों में लोगों से भी बातचीत किया जाएगा, जो उद्योगपति हैं उनसे भी बातचीत किया जाएगा कि वो लोग क्या चाहते हैं 2047 तक छत्तीसगढ़ कैसा हो। और यही कारण है कि आज ये न्यू सर्किट हाउस में कार्यक्रम चल रहा है। आने वाले दिनों में भी और भी इस तरीके के कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा ताकि एक बेहतर छत्तीसगढ़, एक विकसित छत्तीसगढ़ की ओर 2047 तक छत्तीसगढ़ बढ़ सके। जी बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात होगी कि जब इसमें चर्चा होगी क्या कुछ पहलू सामने आते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया खोमन आपका। तो चलिए अब खबरों में बढ़ते आगे, क्योंकि 21 जुलाई को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। मॉनसून सत्र में कांग्रेस किन किन मुद्दों को लेकर घेरने वाली है सरकार को, उसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी और ये बैठक नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के निवास पर आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कांग्रेस सड़क से सदन तक सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने वाली है। साथ ही कानून व्यवस्था के खिलाफ विधानसभा घेराव में विधायकों की भूमिका भी तय की जाएगी। साथ ही कानून व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों को लेकर भी अन्य विधायकों को जवाबदारी दी जाएगी।
तो देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव की कवायद शुरू हो चुकी है। सरकार भी लगातार नगरीय निकाय चुनाव के काम को जल्द खत्म करने के निर्देश दे चुकी है और 10 नगरीय निकायों में से अधिकांश निकायों में इस समय कांग्रेस के महापौर है और ऐसे में सरकार भी काम दिखाकर चुनाव में जनता के बीच जाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ेगी ये चुनाव जीतने के लिए, कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी लोकसभा और विधानसभा चुनाव कांग्रेस के हाथ से निकल गया, तो कांग्रेस भी पूरी तैयारी करेगी। लेकिन बजट की समस्या को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देख लीजिए। नगरीय निकाय चुनाव से पहले प्रदेश भर के नगर निगम में लगातार तेजी से काम किया जा रहा है, जहां एक ओर परिसीमन करवाया जा रहा है ताकि एक जैसे वार्ड बनाए जा सके, वहीं पर विकास कार्यों की गति और भी तेज करने को कहा गया है। अभी 16वें वित्त की बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से केंद्रीय वित्त आयोग से करोड़ों रुपए की राशि की मांग की है, ताकि छत्तीसगढ़ के शहरों को और संवारा जाए। यहाँ शहरों को संवारने के लिए कुल 2,698 करोड़ रुपए चाहिए। फिलहाल सरकार ने 1,500 करोड़ से ज्यादा की राशि जारी की है, ताकि निकाय क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार हो सके। अधिकांश नगरीय निकायों के महापौर कांग्रेस के हैं, तो ऐसे में भाजपा भी ये चाह रही है कि विकास दिखाते हुए नगरीय निकाय में जनता के बीच पहुँचा जाए। शहरों के विकास के लिए सुव्यवस्थित योजना बनाकर काम हो रहा है। लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लगातार नगरीय निकायों में काम की गति को आगे बढ़ाने के हर प्रकार के प्रशासनिक तैयारियां की जा रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम शहरों के सुव्यवस्थित विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस दिशा में तेज गति से काम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि पूर्व सरकार के जितने भी विकास कार्य से नगरीय निकाय क्षेत्रों के विकास हुए हैं, उनको भाजपा ने बंद कर दिए हैं। कांग्रेस इन सभी मुद्दों को उठाकर नगरीय निकाय चुनाव में जनता के बीच जाने की तैयारी में है। जिस तरह से हर विषय में ये सरकार फेलवर है, नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी पूरी व्यवस्था देने में पूरी तरह से सरकार फेलवर रही है। अभी वहाँ पर भी कोई विकास के कार्य नहीं हो रहे। जितने विकास के कार्य हमारी पिछली कांग्रेस की सरकार में स्वीकृत थे, लगभग सभी नगरीय निकायों के सारे विकास कार्यों को इन लोगों ने निरस्त कर दिया। ऐसे में शहर में सीवेज डेवलपमेंट और कई तरह के कामों को लेकर क्या कुछ कहा है कमिश्नर ने, सुन लीजिए। अभी वित्त विभाग का जो मीटिंग हुआ है, इसमें पूरा अर्बन बॉडीज वाले सब लोग आए थे, यूएडी वाले, और उसमें सभी नगर निगम और नगर पालिका के कोई रिप्रेजेंटेटिव भी रहे थे और प्लस अधिकारी लोग भी रहे हैं। और इसमें जैसे कि हम लोगों का जो सुझाव यहाँ पे रायपुर की तरफ से रहा है, वो एक था कि 15 वित्त में जो हमारे यहाँ पे अभी अनटाइड और टाइड वाला रहता है, अनटाइड का मात्रा थोड़ा बढ़ाया जाए, स्पेशली थोड़ा निगम को भी डिस्क्रिप्शन रहे, अपने हिसाब से काम कर पाएँ। और टाइड का भी जो चीज़ें हैं, टाइड में जैसे अभी एयर कंपोनेंट, वाटर कंपोनेंट, इसमें बहुत सारे और चीज़ों को भी इंक्लूड किया जाए, जैसे स्ट्रीट लाइट वगैरह होता है। छत्तीसगढ़ सरकार के नगरीय प्रशासन विभाग का बजट लगभग 65 लाख करोड़ रुपए का है। साथ ही अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए जनप्रतिनिधि लगातार बजट की मांग कर रहे हैं। वित्त आयोग की बैठक में भी पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने सरकार से क्षेत्र के विकास के लिए पैसे की मांग की थी। रायपुर नगर निगम की ओर से मैंने कुछ सुझाव और उनसे आग्रह रखा। सबसे पहले तो हमारा ये सुझाव था कि रायपुर नगर निगम है उसको मिलियन प्लस सिटी में रखा गया है, कैटेगरी में रखा गया है। तो जो भी हमको 15 वित्त आयोग में राशि मिली वो हमको टाइट फंड के रूप में मिली, तो टाइट फंड में एक बंधन हो जाता है। तो हमने माननीय आयोग से आग्रह किया है कि जो 16वें वित्त आयोग में रायपुर नगर निगम को जो राशि प्राप्त होगी उसको टाइट एवं अनटाइट फंड में 60-40 के रेशियो में रखा जाए, ताकि शहर के विकास की जो बुनियादी ज़रूरत है जनता की, उसको हम पूरा कर सकें। ऐसे में बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव जीत की हैट्रिक मारने की प्रयास में है, तो कांग्रेस हार के हैट्रिक से बचने की कवायद में जुटी हुई है। कुल मिलाकर नगरीय निकाय चुनाव की जंग गली मोहल्ले से लेकर कई विभाग के गलियारों तक दिखाई दे रही है। रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो देखिए, सरगुजा जिले की बात कर लेते हैं, जहां संभाग के अलग अलग इलाकों में किसान यूरिया खाद के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं।
क्योंकि निजी दुकानदार यूरिया की कालाबाजारी कर रहे हैं। यूरिया के थोक विक्रेता ग्रामीण इलाकों के दुकानदारों को महंगे दाम पर अवैध तरीके से यूरिया बेच रहे हैं। पूरी कहानी समझ जाएंगे इस रिपोर्ट में, देख लीजिए। सरगुजा के किसान यूरिया के लिए किस तरह परेशान हैं, इसकी हकीकत जानने के लिए विस्तार न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल शुरू की तो खुलासा हुआ कि सरगुजा जिले में यूरिया खाद की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में की गई है, लेकिन निजी दुकानदार थोक में यूरिया लेने के बाद उसे किसानों को ना बेचकर बिचौलियों को बेच रहे हैं और बिचौलिए गांव में जाकर किसानों को 267 रुपए बोरी का यूरिया 400 से 500 प्रति बोरी के हिसाब से बेच रहे हैं। ऐसे में किसानों को सही दाम पर यूरिया नहीं मिल पा रहा है। वहीं सरकारी समितियों से सिर्फ उन किसानों को यूरिया मिल रहा है जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन ले रखा है, लेकिन नगद में यूरिया खरीदने वाले किसानों को यूरिया के लिए दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। यूरिया हमको ढंग से नहीं मिल रहा है। जो 10 बोरा का काम है उसमें हमको 5 बोरा मिल रहा है। बाकी हम लोग जाते हैं गरीब आदमी वो प्राइवेट दुकान में, वो जहाँ 300 रुपया का यूरिया और बरसात पड़ने के बाद 400, 450, 500 रुपया बढ़ा देता है। तो हम खेती कैसे उगाए उसमें? गांव में यूरिया का रेट बहुत बढ़ गया है, 450 रुपये बोरा हम लोग खरीदना पड़ा है। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि यूरिया का रेट कम से कम कुछ कम करे ताकि किसान आदमी खरीद पाए। अब समझिए आखिर यूरिया खाद की किस तरीके से यूरिया के थोक व्यापारी कालाबाजारी कर रहे हैं। सरकार ने नियम तय किया हुआ है कि यूरिया की बिक्री पॉस मशीन के जरिए किया जाए। मशीन में किसान आधार कार्ड के माध्यम से फिंगर लगाएगा। इसके बाद उसके डिमांड के हिसाब से मशीन में यूरिया खाद की मात्रा दर्ज की जाएगी, लेकिन दुकानदार किसानों के जागरूक नहीं होने की वजह से वास्तविक रूप से जितना खाद बेचते हैं उससे अधिक बिक्री दर्ज कर दे रहे हैं। किसानों को वास्तविक रूप से बेचे गए यूरिया के बाद कागजों में भी बेचे गए यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। यही खाद अवैध तरीके से 400 से 500 प्रति बोरी में बेचा जा रहा है, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों को इसकी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन न जांच होती है और न ही कार्रवाई। अधिकारी कालाबाजारी की शिकायत का इंतजार कर रहे हैं। समस्या तो अभी आ रही भैया, काहे कि अपने पास स्टॉक आया था अपन पास, तो 3 जुलाई तक अपना वितरण करके हम लोग ने स्टॉक नील कर दिए। कंपनी वाले बता रहे हैं कि 1 सप्ताह के अंदर आने की संभावना है, फिर हम लोग कंपनी से लेके किसानों को वितरण करेंगे। अब सरकारी आंकड़ों पर एक नजर। सरगुजा जिले में 16,200 मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत। अब तक सरगुजा में 13,792 मीट्रिक टन यूरिया का हुआ भंडारण। अब तक जिले में 12,417 मीट्रिक टन यूरिया का हुआ वितरण। 1,374 मीट्रिक टन यूरिया सहकारी समिति और दुकानों में है स्टॉक। आपने अधिकारी और किसानों की बात सुनी और अधिकारी पर्याप्त मात्रा में खाद होने की बात बता रहे हैं, लेकिन सहकारी समिति के मैनेजर और कर्मचारी खाद की किल्लत किस तरीके से है उसे बता रहे हैं। सरगुजा में खेती शुरू हो गया है, धान की रोपाई शुरू हो गई है और अधिकारी दावा कर रहे हैं कि खाद की कमी नहीं है, खासकर यूरिया की कोई कमी नहीं है, हर दुकान में स्टॉक है। लेकिन इसकी हकीकत जानने के लिए आज मैं एक सहकारी समिति है खाद का वहाँ पहुँचा हूँ। यहाँ के कुछ जिम्मेदार लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर खाद की क्या उपलब्धता है। दादा, खाद की क्या स्थिति है? जी सर, अपने पास स्टॉक था। हाँ। उसको हम लोग 3 जुलाई तक वितरण करके स्टॉक नील कर दिए। हाँ। इसके बाद कंपनी वाले का कहना है कि एक हफ्ता सप्ताह भर के अंदर विश्रामपुर रेक लगने की संभावना है, उसमें से आप लोगों को यूरिया दिया जाएगा। तो 12 दिन से यूरिया नहीं है, 5-7 दिन और लगेगा। किसान लोग आ रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आने की 1 सप्ताह बाद आने की संभावना है, फिर हम लोग वितरण आप लोगों को करेंगे। बात बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यूरिया की जो कालाबाजारी है वो बड़े पैमाने पर हो रही है। जब दुकान में किसान, जो वैध दुकान है जिनको लाइसेंस प्राप्त है खाद बेचने का, जब किसान वहाँ खाद लेने के लिए पहुँच रहा है तो कहा जा रहा है कि खाद नहीं है, लेकिन अधिकारी कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। विस्तार न्यूज़ ने आपको ग्राउंड जीरो पर जाकर हकीकत बताया है और हम उम्मीद करते हैं कि अधिकारी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और किसानों को खाद के लिए, खासकर यूरिया के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। सरगुजा इलाके के किसान खाद के लिए किस तरह से परेशान हैं? हमने किसानों की समस्या और यूरिया की कालाबाजारी के मामले को सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज तक पहुंचाया और उनसे बातचीत की। चिंतामणि महाराज ने क्या कुछ कहा, इसे भी आप सुन लीजिए। अभी खाद का कमी, उसमें यूरिया का जहाँ तक मैं बात किया था, उसमें
जितना ले जाना था तो ले गए, कुछ किसानों को और देना रह गया है। अभी रेक आना है, उस रेक में जैसे ही यूरिया आएगा तो किसानों को मिल जाएगा। अभी कमी तो है। कुल मिलाकर कितने भी वादे कर लीजिए, कितना भी भरोसा दे दीजिए, लेकिन किसानों की मुसीबत कम नहीं होती। हर साल ऐसे हालात और शिकायतों के बाद भी कालाबाजारी करने वाले अपने मकसद में कामयाब हो ही जाते हैं और किसानों के साथ लगता है फिर वही आश्वासन, लंबी लाइन और मुसीबत। दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, अंबिकापुर। तो देखिए किस तरीके से यूरिया की कालाबाजारी हो रही है, किसानों को उनके दामों में बेच रहे हैं ये बिचौलिए। और आप समझिए कि जो 280-270 रुपए का यूरिया मिलता है वो बिचौलिए पहले खरीद लेते हैं और फिर खरीदने के बाद किसानों को बेचते हैं 400-500 रुपए में, जिसकी वजह से किसान परेशान है। चलिए खबरों में बढ़ते आगे। बीते रविवार को हुए हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। दरअसल आपसी विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया था। मनेंद्रगढ़ के आमा खेरवा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पीयूष की हत्या 6-7 लड़कों ने मिलकर की है। ये सुनील की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है और 6 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो गए हैं। 7वां आरोपी अभी नहीं मिला है। तो देखिए सुकमा जिले में मोर्चे पर सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी उन्हें मिली है। नक्सल मोर्चे के खिलाफ सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां पर 20 लाख के इनामी समेत 4 हार्डकोर नक्सलियों को आत्मसमर्पण करवा दिया गया और उसमें 2 महिला हार्डकोर नक्सली भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक इसमें एक कैलाश उर्फ कवासी देवा नक्सल संगठन में कंपनी नंबर 10 में डिप्टी कमांडर पद पर था और 8 लाख का इनाम घोषित था। वहीं इसमें से 2 नक्सलियों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित था। तो वहीं देखिए आत्मसमर्पण अभियान के तहत कई नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। 10 पे से डिप्टी कमांडर पद पर था और 8 लाख का इनामी जो घोषित किया गया था और इसमें से नक्सलियों पर 5-5 लाख का इनाम था, तो वहीं एक नक्सली पर 2 लाख का इनाम घोषित था। सीआरपीएफ द्वारा सुकमा में जो नक्सल निर्मूलन अभियान चलाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ शासन के नियत निलंबर योजना के अनुसार सुकमा जिले में लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। उन चारों पे मिला के 20 लाख का इनाम है। 2 पुरुष नक्सली है और 2 महिला नक्सली है। जो नक्सलियों की खोखली विचारधारा है उससे परेशान होकर नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। मैं इसी अवसर पर सभी नक्सलियों को ये अपील करूंगा कि जल्दी से जल्दी आत्मसमर्पण करें और छत्तीसगढ़ शासन की नियत निलंबर जो योजना है और आत्मसमर्पण की नीति है उस योजना का लाभ उठाएं। तो देखिए रायपुर से खबर है, जहां रायपुर के लालपुर और कमल विहार के लोगों ने चक्का जाम कर दिया। उनकी मांग है कि अवैध देवर डेरा बस्ती को हटाया जाए। लोगों का कहना है कि डेरा के लोग आए दिन लूटपाट और मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं। बीती रात भी स्थानीय लोगों से मारपीट हुई थी और इसमें 2 युवकों को गंभीर रूप से चोट आई थी, जो कि आईसीयू में भर्ती है। स्थानीय लोगों ने कमल विहार सेक्टर 5 जाने वाली कैनाल रोड पर चक्का जाम कर दिया है। देवार डेरा के लोगों को सड़क में आम जीवन व्यतीत करते हैं। इनको यहाँ पर अपराध भी करते हैं, जिसके कारण से आसपास के नागरिकों में काफ़ी रोष है। इनको व्यवस्थित रूप से बोरिया खुर्द में शासकीय आवास है जो इन्हीं के लिए बनाया गया है, उसमें ले जा कर के शिफ्ट कर रहे हैं। वहाँ पर बिजली, पानी, आवास में सभी सुविधाएँ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, नाली है, टॉयलेट की सभी व्यवस्थाएँ हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।